हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम सब देखेंगे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सब पूरे सेशन में बने रहें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबको छोटा सा जानकारी बता दें। यदि आप यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स चाहते हैं तो चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहां पर कांटेक्ट नंबर होगा, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप सबको कलरफुल हैंड्स नोट्स एकदम दिया जाएगा, एकदम पूरा डीप में रहेगा, ठीक है। और कंप्यूटर और यूपी जीके, इसके अलावा आप सबको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यूपी जीके में आप सब कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं, कि सॉरी, करंट अफेयर केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है, जब पेपर आप सबका नज़दीक आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला देखिए किस टॉपिक से, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से पहला क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो कह रहा कि डीप लर्निंग एल्गोरिदम हमेशा हाई डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेटा पर ही काम करता है। देखिए, यहाँ एकदम कंडीशन लागू कर दे, ऐसा नहीं होता है कि जो डीप लर्निंग है हमेशा हाई डायमेंशन स्ट्रक्चर डेटा पर काम करता है, ये गलत है, ठीक है। मशीन लर्निंग में फीचर्स एक्सट्रैक्शन अधिकतर मैन्युअली किया जाता है, जबकि डीप लर्निंग में ये ऑटोमेटिक होता है। बिल्कुल, बस दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत था। तीसरा देख लेते हैं। CNN का सबको पूरा नाम याद होना चाहिए, कन्वोल्यूशनल नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क, और RNN का मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, दोनों का फुल फॉर्म आप सबको याद होना चाहिए। करके दोनों में ही डीप लर्निंग उपयोग किया तो बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर कौन सा सही हुआ, दूसरा और तीसरा, पहला गलत है। तो किस ऑप्शन पर है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा सही है। देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहा कि पहला गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि डीप लर्निंग स्ट्रक्चर्ड डेटा ही नहीं बल्कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर भी काम करता है, जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया ना, पर ज़्यादा प्रभावी होता है। दूसरा सही है, मशीन लर्निंग में मैनुअल फीचर्स इंजीनियरिंग आम हो बात है, ठीक है। और तीसरा भी सही है, क्योंकि CNN RNN दोनों में डीप लर्निंग प्रसिद्ध मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल से है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग। करके प्राइवेट क्लाउड्स केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजर्व होता है, बिल्कुल बात सही है। करके पब्लिक क्लाउड पूरी तरह से इंटरनल सर्विस पर आधारित है, क्या बात सही है। और कह कि हाइब्रिड क्लाउड में दोनों प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड के लाभ लेते, भी बात सही। तो दूसरा गलत है और तीसरा सही, पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा किस पर सही मिल रहा है, ए ऑप्शन पर, ठीक है। तो आगे आप सब देख सकते हैं तीसरा दूसरा क्यों गलत था, क्योंकि पब्लिक क्लाउड थर्ड पार्टी वेंडर्स जैसे क्या, जैसे AWS अमेजन का, एज्योर का, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया ना, द्वारा एक्सटर्नली ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। ये पूछा गया पेपर में से कि किसका मतलब वर्चुअल प्रोवाइडर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस थ्रेड्स क्वेश्चन है, कर कि प्रोसेस और थ्रेड्स दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और एक ही तरीके से मेमोरी शेयर करते हैं। देखिए, ये बात गलत है, ठीक है। थ्रेड्स प्रोसेस के अंदर कार्य करने वाली स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये बात सही है। ये जो की पॉइंट है ये सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मल्टी थ्रेसिंग CPU यूटिलाइजेशन को बढ़ाने का एक तरीका है, ठीक है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला गलत था और दूसरा और तीसरा क्या बन जाएगा, सही। तो दूसरा तीसरा किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं दूसरा और तीसरा। पहला गलत है, क्यों, क्योंकि थ्रेड्स मेमोरी को शेयर करते जबकि प्रोसेस नहीं करते, ठीक है। और बाकी दोनों दूसरा तीसरा एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 4 साइबर सिक्योरिटी और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट से है। कह रहा कि जीरो डे
वल्नरेबिलिटी वह होती है जिसकी जानकारी डेवलपर्स को पहले से होती नहीं। एक गलत है क्योंकि इसकी जानकारी डेवलपर्स को नहीं होती है। ठीक है। एसक्यूएल स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन एक प्रकार का वेब बेस्ड साइबर अटैक होता है। ये भी बात सही है। इनक्रिप्शन और हैशिंग दोनों रिवर्सिबल होती है। क्या बात सही है? देखिए, इसमें जो हैशिंग होती है ना, इरिवर्सिबल होती है। ठीक है। और इनक्रिप्शन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। ये भी बात गलत। तो केवल कौन सा सही है? केवल दूसरा सही है, बी ऑप्शन बन जाएगा। पहला और तीसरा गलत है, केवल दूसरा सही है। ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं 0 डे का अर्थ है कि वल्नरेबिलिटी जिसकी जानकारी डेवलपर्स को नहीं होती है। और तीसरा भी गलत है क्योंकि जो हैशिंग है ना, इरिवर्सिबल होती है और इनक्रिप्शन रिवर्सिबल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, HTTP पोर्ट 443 पर काम करती है। एक गलत है क्योंकि 443 पर HTTPS काम करता है। HTTP 80 पोर्ट पर काम करता है। और दूसरा स्टेटमेंट, EFTP का उपयोग फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है और ये पोर्ट 20 या 21 पर काम करता है। भी बात सही है। जो EFTP का पोर्ट नंबर होता है कितना होता है? 20 या 21। DNS का जो काम है, DNS का कार्य फिकर के नाम को IP एड्रेस में, मतलब DNS को IP एड्रेस में बदलना है और ये पोर्ट नंबर 53 पर काम करता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सब सही है। तो सब सही किस ऑप्शन पर? डी ऑप्शन पर। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक नहीं, सब सही नहीं है। तो पहला गलत था, तो दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा तीसरा किस पर सही मिल रहा है? बी ऑप्शन पर। पहला तो गलत था ना। देखिए पहला क्यों गलत था? क्योंकि HTTP का पोर्ट नंबर कितना था? 80, जबकि HTTPS का पोर्ट नंबर कितना था? 443। क्वेश्चन नंबर 6 क्लाउड कंप्यूटिंग से है। कह रहा कि वर्चुअलाइजेशन तकनीकी में एक ही फिजिकल हार्डवेयर पर कई वर्चुअल मशीन्स चलाई जा सकती हैं। क्या बात सही है? कह रहा कि हाइपरविजर केवल सॉफ्टवेयर लेवल पर काम करता है, हार्डवेयर पर नहीं। ये बात देखिए गलत है। दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है। टाइप 1 हाइपरविजर को बेयर मेटल हाइपरविजर भी कहा जाता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए पहला भी स्टेटमेंट सही था और तीसरा भी सही है। तो 1 एंड 3 तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए पर है, सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइपरविजर कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 को क्या बोलते हैं? बेयर मेटल्स। ये क्या होता है? सीधा हार्डवेयर पर चलता है। टाइप 2 किस पर चलता है? सॉफ्टवेयर पर चलता है। ठीक है। टाइप 1 हार्डवेयर, टाइप 2 सॉफ्टवेयर। ठीक है। दूसरा गलत है। क्यों गलत? क्योंकि टाइप 1 हार्डवेयर लेवल पर काम करता है। तो देख सकते हैं टाइप 1 हार्डवेयर और टाइप 2 सॉफ्टवेयर। तो ये आप सबको याद होना चाहिए, हाइपरविजर वाला। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कह रहा है कि डेडलॉक एक स्थिति है जब 2 या 2 से अधिक प्रोसेस एक दूसरे से रिसोर्स के लिए वेट करते हैं। ये डेडलॉक आप सब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे क्या है? पहला तो सही था। डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम किसके लिए किया जाता है? डेडलॉक। डेडलॉक की मुख्य 4 स्थितियाँ, कितने कंडीशन होती है? 4। बिल्कुल बात सही है। जिन्हें म्यूचुअल एक्सक्लूजन और होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पटेशन और सर्कुलर वेट कहते हैं। ये चारों कंडीशन है। यहाँ पर सब सही है, तो ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। ऑल करेक्ट। देखिए ये डेडलॉक का क्लासिक थ्योरेटिकल मॉडल होता है। ये 4 कंडीशन को नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम को डेडलॉक एवॉइडेंस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। कह रहा है कि ट्यूरिंग टेस्ट को एलन ट्यूरिंग ने 1950 में प्रस्तावित किया था। बिल्कुल बात सही है। इस टेस्ट में मशीन को इंसान की तरह सोचने की क्षमता को परखा जाता है। भी बात सही है। यदि मशीन इंसान को यकीन दिला दे कि वह इंसान है तो वह ट्यूरिंग टेस्ट पास मानी जाती है। ये भी बात सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूरिंग टेस्ट वाला।
तो यहाँ पर सब सही है, तो किस ऑप्शन पर है? सी ऑप्शन सही बन जाएगा, ऑल करेक्ट। देखिए ट्यूरिंग टेस्ट के जो इंटेलिजेंस को मापने का पहला मानक माना जाता है ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है, कि कोई एआई, कोई मशीन, कोई रोबोट कितनी तरह से इंसानों की तरह सोच समझ सकता है, उसी क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग टेस्ट। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कैन मशीन थिंक लाइक ए ह्यूमन, ठीक है, मतलब क्या जो मशीन है ह्यूमन की तरह सोच सकता है, यही सब टेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है, कह रहा कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़कर मशीन कोड में बदल देता है, बिल्कुल बात सही है। और इंटरप्रेटर एक लाइन बाय लाइन पढ़कर तुरंत एग्जीक्यूट करता है, भी बात सही है। पाइथन एक कंपाइल लैंग्वेज है जबकि सी इंटरप्रेटर, ये बात गलत है, ठीक है। तो पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा। तो ऑप्शन नंबर किस पर है? ए पर है। देखिए पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, जबकि सी कौन सी लैंग्वेज है? कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जो कि दोनों को ऑप्शन में उल्टा बोला था। क्वेश्चन नंबर 10 नेटवर्किंग से है, कह रहा OSI में 7 लेयर होती है जबकि TCP IP में 4 या 5। पहला तो सही है। OSI एक थ्योरेटिकल मॉडल है, जब थ्योरेटिकल मॉडल है। TCP या IP प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी बात सही है। OSI मॉडल की सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर को TCP IP में अलग अलग रखता है, एक बात गलत, इसमें नहीं होता है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए TCP या IP में सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, और इसलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, जो TCP और IP होता ना, आप सब OSI के किस लेयर पर पढ़ते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर को OSI का क्या बोला जाता है? हैट बोला जाता है। नेटवर्किंग से है, IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है और इसे दशमलव डॉट डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, बात सही है। IPv6 64 बिट का होता नहीं, IPv को बताते कितना? 128 बिट का, ठीक है, गलत है। और IPv6 एड्रेस हेक्सासन की समस्या को समाप्त करता है, ये भी बात सही है। तो पहला और तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। देखिए IPv एक्चुअली 128 बिट का होता है, ना कि 64 बिट। और IPv4 में 32 बिट का होता है, हेक्सासन इशू था इसमें, ठीक है। और इसी को दूर करने के लिए क्या लाया गया था? IPv6। IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसी का नया वर्जन है, ठीक है। आगे क्या है? कह रहा कि HTTPS SSL और TLS इनक्रिप्शन का उपयोग करता है ताकि डेटा सुरक्षित रहे, बिल्कुल बात सही है। और टेलनेट और SSH दोनों का उपयोग रिमोट लॉगिन करने के लिए किया जाता है, लेकिन SSH इनक्रिप्टेड है जबकि टेलनेट नहीं, क्या बात सही है। कह रहा कि TCP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो फास्ट कम्युनिकेशन देता है। देखिए दूसरा बात सही बोला। तीसरा वाला जो है TCP कनेक्शन लेस नहीं होता, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। एक होता है UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एक कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन पर है। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जबकि UDP कनेक्शन लेस होता है। SMTP का उपयोग मुख्य रूप से ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP पॉप 3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 मतलब वर्जन 3। और IMAP ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन POP 3 में ईमेल लोकल सिस्टम पर डाउनलोड हो जाता है, ये भी बात सही है। देखिए दोनों तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन POP 3 को डाउनलोड करता है, IMAP डाउनलोड नहीं करता और ये डिलीट भी कर देता है डाउनलोड करके सर्वर से।
IMAP में इमेज सर्वर से लिंक होकर मल्टी डिवाइस पर एक्सेस किया जाए, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए सब सही है, ठीक है। तो जब सब सही है तो ऑप्शन किस पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है। SMTP सेंड करने के लिए किया जाता है, ये दोनों डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी से कर कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में एक ही की डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है, क्या बस सही है, एक ही की डेटा को। दूसरा क्या है कर कि हैशिंग रिवर्सिबल होती है और इसमें इनक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। देखिए अभी आपको ऊपर बताते हैं हैशिंग इरिवर्सिबल होती है, तो ये दूसरा गलत है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में पब्लिक और प्राइवेट की का उपयोग, ये भी बात सही है। तो पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर ए है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए हैशिंग इज नॉट रिवर्सिबल, हैशिंग क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। और सिमेट्रिक में वन की और एसिमेट्रिक क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट की पेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्लाउड सर्विस से है कह रहा कि IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में यूजर को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जैसे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क, बात सही है। कर के पास में यूजर को फुल कंट्रोल मिलता पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर, नहीं गलत है। पास मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस उपयोगकर्ता को केवल एप्लीकेशन एक्सेस करने की सुविधा देता, जैसे जीमेल और गूगल डॉस, क्या बात सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत था। देखिए पास में हार्डवेयर लेवल कंट्रोल नहीं होता है, या डेवलपर्स को एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए मिडलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म देता है। सास पूरी तरह से इंड यूजर को ऐप एक्सेस देता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से है, वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य फिजिकल मेमोरी की कमी को दूर करना, बिल्कुल बात सही है। ये सेकेंडरी स्टोरेज को प्राइमरी मेमोरी की तरह उपयोग करने की तकनीक, ये भी बात सही है। वर्चुअल मेमोरी केवल लाइनक्स पर ही काम करता, नहीं गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। देखिए वर्चुअल मेमोरी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज लाइनक्स में होती है, यह रैम की तरह होती है, ठीक है, जैसे SSD या HDD। पोर्ट नंबर से क्वेश्चन है, पोर्ट नंबर 25 का उपयोग SMTP के लिए होता, सही है। तो SMTP किस पोर्ट नंबर का यूज करता है, 25, मेल सेंडिंग करने के लिए। DNS पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है, क्या बात सही है, एक गलत है। DNS को बताते पोर्ट नंबर 53 पर, ठीक है। HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, 413, ये भी बात सही है। तो पहला और तीसरा सही है, ठीक है, दूसरा गलत है। तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है। DNS का पोर्ट नंबर क्या होता है, 53, बाकी सब सही। इंटरनेट का हिस्ट्री क्वेश्चन है, कह रहा कि इंटरनेट का प्रारंभिक रूप ARPANET था, ये भी बात सही है, ठीक है। टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW का फादर कहा जाता है, ये भी बात सही है। और इन्हीं को URL जो होता है ना, उसी का भी फादर बोला जाता है। गूगल इंटरनेट का आविष्कारक है, नहीं। तो इंटरनेट कहाँ से आया था, ARPANET से आया था, ना कि गूगल। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। देखिए गूगल इंटरनेट का आविष्कारक नहीं है, वह 1998 में बना, जो कि इंटरनेट की उत्पत्ति ARPANET से हुआ, जो कि 1969। पेजिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेजिंग में मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक या पेज में बांटा जाता है। सेगमेंटेशन में लॉजिकल डिवीजन होता है, ये भी बात सही है। और कह रहा कि पेजिंग में फ्रेगमेंटेशन कभी नहीं होता, ये गलत है, इसमें भी होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। देखिए पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन संभव होता है, ठीक है, जो कि कहा था नहीं होता है। बायस इन AI का मतलब है कि मॉडल कुछ वर्गों की प्रति पक्षपात निर्णय देता है, बात सही है।
बायस केवल एल्गोरिथम की गलती से आता है, डेटा से नहीं। और कह रहा कि फेयरनेस और एथिक्स एआई डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बात गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही। सॉरी यहाँ पर देखिए दूसरा गलत है, हमने उल्टा बोल दिया। बायस केवल एल्गोरिथम की गलती से, डेटा से नहीं, डेटा से भी आता है, ठीक है। गलत है और ये सही था, ठीक है। आप सब सही कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया था। देखिए बायस का कारण एल्गोरिथम और डेटा दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लाइनर रिग्रेशन कंटिन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करता है, बात सही है। और डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों में काम आता है, भी बात सही है। के मीन्स एक सुपरवाइज लर्निंग तकनीक नहीं, के मीन्स जो होता है ना अनसुपरवाइज लर्निंग तकनीक होती है, ना कि सुपरवाइज। तो पहला और दूसरा सही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख भी रहे हैं कि के मीन्स क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग तकनीकी होता है, ना कि सुपरवाइज। क्वेश्चन नंबर 22 का कि ईमेल स्पूफिंग में अटैकर किसी और के ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करके मेल भेजता है, ये भी बात सही है। ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक का एक रूप है, क्या बात सही है, ये भी बात सही है। करके ईमेल स्पूफिंग को डीएनएस से रोका जा सकता नहीं, डीएनएस से थोड़ी नहीं रोका जा सकता। तो पहला और दूसरा सही है। डीएनएस का काम आईपी एड्रेस को चेंज करना है, डोमेन नेम को, ठीक है, चेंज करता है। तो देखिए केवल डीएनएस स्पूफिंग रिलेटेड काम करता है। ईमेल स्पूफिंग के लिए एसपीएफ, डीकेआईएम, डीएमएआरसी इन सब तकनीकी ईमेल में होता है इसको रोकने के लिए, ठीक है, ना कि डीएनएस। देखिए साइबर सिक्योरिटी से कह रहा है कि डीडीओएस अटैक में मल्टी सिस्टम एक साथ किसी सर्वर को ओवरलोड करते, ये भी बात सही है ना। और कह रहा है कि फिशिंग एक तकनीक है जिसमें यूजर को फेक वेबसाइट पर भेजा जाता है, भी बात सही है। ये सब आप सबको आना चाहिए, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और ब्रूट फोर्स अटैक में अटैकर्स ओटीपी भेजते हैं और उसे लॉगिन करते हैं, नहीं, एक गलत है। तो पहला और दूसरा सही। देखिए ब्रूट फोर्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप सबका मोबाइल है, ठीक है। आप सब अपने घर में किसी छोटे बच्चे जब आप सबका मोबाइल ले लेता है तो आप सबका पासवर्ड को खोलने की बहुत ट्राई करता है, उल्टा सीधा इसमें पिन डालता रहता है, लेकिन वो नहीं खोल पाता है। इसी को बोलते हैं ब्रूट फोर्स, ठीक है। जब आप सब कोई चीज़ लॉक खोलने के लिए कई बार कई मतलब तरीके से पिन का यूज करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं पिन को, तो उसी को बोलते हैं ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स का मतलब है कि मल्टी पासवर्ड अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 करा कि इनक्रिप्शन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्लाउड में सिक्योरिटी प्रमुख है, ये भी बात सही है। क्लाउड में डेटा को हमेशा इनक्रिप्टेड स्टोर करना चाहिए, ये भी बात सही है, ठीक है, ताकि इसे कोई चुरा ना सके। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कभी सिक्योरिटी ब्रीच के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, ये भी बात सही है। अच्छा क्या बात सही है कि जिम्मेदार नहीं होते। अच्छा बताइए जो जिम्मेदार नहीं होंगे तो वो कौन जिम्मेदारी लेगा, ठीक है, जो कंपनी रहेगा उसी तो जिम्मेदार होगा, गलत है। जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा, तभी तो। जैसे मान लेते कोई सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, अगर आपका मान लेते व्हाट्सएप हो गया, ठीक, अगर व्हाट्सएप का डाटा लीक हो जाए तो क्या जिसका व्हाट्सएप है जिस कंपनी का, क्या जिम्मेदार नहीं होगा, होगा जिम्मेदार, ठीक है। तो वही बोल रहा है। देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 का कि रेड में तकनीकी का उपयोग स्टोर में फॉल्ट टॉलरेंस और स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, बात सही है। रेड 0 में रेड अंडेंसी हाई होती है, गलत है, इसमें ना के बराबर होती है। रेड 0 में डाटा को मिरर करता है, ये भी बात सही है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन आप सबको कैसा लगा, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।